हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जाम से जुड़े हुए सभी विषयों का एक साथ अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। और आज हमने जो चैप्टर लिया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम बोलें कि इसका एक मानव के जीवन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव है तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और स्वागत है आपका फिर से के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, ऐसे ही इस चैनल को अपना ही समझकर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और भी लोगों तक जितना हो सके दोस्तों दूर दूर तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे घर बैठे निःशुल्क माध्यम से लोग शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप एक ऐसा डिज़ास्टर है जो मानव जाति को बहुत ही लंबे समय से प्रभावित करता रहा है, और ये एक प्राकृतिक कारक है, जिस कारण से इसको हम कहें कि अगर हम इसका बहुत कंट्रोल हम कर लेंगे तो वो भी संभव नहीं हो पाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपदा आने के बाद में उसका प्रबंधन ही कर पाते हैं। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है, क्या कारण है भूकंप के आने का, और जब भूकंप आता है तो किस तरीके से ये प्रोपेगेट होता है, सरफेस तक जब पहुंचता है तो किस तरीके से इसका मेज़र किया जाता है। इन सारी बातों को हम बात करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, जब हम भूकंप की बात करते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको माइंड में आता है हमारे कि आखिर ये है क्या चीज़, आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी, तो अर्थक्वेक या भूकंप अगर हम कहें तो एक तरह से ये है इलास्टिक एनर्जी। ये एक इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा है। ये इलास्टिक एनर्जी होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। और ये प्रत्यास्थ ऊर्जा, अगर हम जैसे अर्थ की जब हम बात करते हैं, हमने जब अर्थ का चैप्टर भी किया था तो हमने देखा था इस तरीके से कि पृथ्वी अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है। पृथ्वी अलग अलग लेयर में बनी हुई है, मेंटल, कोर, क्रस्ट। तो पृथ्वी के नीचे यहाँ पे स्टेनोस्फीयर का भी क्षेत्र होता है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होती है, प्लूम की अधिकता होती है, जिस कारण से मैग्मा बाहर आने का प्रयास कर रहा होता है। और ये जब बाहर आने की प्रयास कर रहा होता है तो उससे एक फोर्स ऊपर लग रहा होता है, एक फोर्स ऊपर लग रहा होता है। तो यही जो फोर्स होता है, यही जो फोर्स जब ऊपर लग रहा होता है तो वेव्स को जनरेट करता है। ये क्या करता है? वेव्स को जनरेट करता है, तरंगों को जनरेट करता है। और ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा जो होती है इन्हीं तरंगों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से ऊपर आने का प्रयास करती है। और यही जो ऊर्जा होती है, यही जो इलास्टिक एनर्जी होती है, जो भूपर्पटी को हिला कर रख देती है, क्रस्ट को हिला कर रख देती है, उसको कहा जाता है भूकंप। यदि हम एक पिक्चर के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो हम जानते हैं कि जैसे ये देखिए, हमारा ऊपर में हमारा क्या रहता है, ये ऊपर में हमारा भूपर्पटी क्रस्ट है। क्रस्ट या भूपर्पटी कह सकते हैं इसको हम, क्रस्ट या भूपर्पटी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऊपर में हमारा रहता है ये भूपर्पटी। इसके बाद में ये हमारा मेंटल होता है। मेंटल को भी हमने देखा था जब हमने किया था इंटीरियर ऑफ अर्थ का हमने चैप्टर किया था, जो टॉपिक किया था, तो हमने देखा था ये अपर मेंटल और लोअर दो में डिवाइड होता है। और इसमें अपर और भूपर्पटी के बीच में एक स्टेनोस्फीयर होता है, मिश्रित मंडल कह सकते हैं, दुर्बल मंडल कह सकते हैं, स्टेनोस्फीयर होता है हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारा जो अर्थ होता है अलग अलग लेयर में बटी हुई है, और इनमें इस स्टेनोस्फीयर में क्या हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की यहाँ पर अधिकता होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की यहाँ पर होती है अधिकता। ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, आने का प्रयास कर रहे होते हैं ऊपर। इसको भी हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये तो हमारा जैसे देखिए, हमने आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लेयर है ये। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो हमारा स्टेनोस्फीयर होता है, यहाँ पर हॉट मैग्मा इस तरह से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हॉट स्पॉट इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे हॉट स्पॉट बन जाते हैं, क्योंकि और इस हॉट स्पॉट में रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है।
और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की अधिकता हो जाती है तो ये हमारे ये इस तरह से प्लूम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूम। और ये ऊपर आने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये जैसे ऊपर में आप देखिए यहाँ पर फ्लूइड बेसाल्ट इरप्शन लिखा हुआ है ना, अगर ये ऊपर आ गए, अगर ये यहाँ पर ऊपर आ गए, तब तो ये आपकी ज्वालामुखी वोल्केनो की घटना बन जाती है, ये आपकी ज्वालामुखी की घटना बन जाती है। लेकिन जब ये ऊपर ना आके, जब ये ऊपर ना आके आपके इस क्रस्ट को ही हिला कर रख दे, क्रस्ट को ही आपके ये हिला कर रख दे, तो इस घटना को कहते हैं भूकंप। इस घटना को क्या कहते हैं? भूकंप। और इसमें जो ऊर्जा होती है, ये वेव्स के माध्यम से, वेव्स की तरह से, वेव फ्रंट की तरह से ऊपर आती रहती है, सरफेस पे आती है। और जब यहाँ पर ये जनरेट होता है भूकंप, जो हमारा भूकंप का सेंटर होता है जहाँ से ये जनरेट होता है, यहाँ से ये वेव फ्रंट्स हर दिशाओं में मूव करती हैं, ये हर दिशाओं में मूव करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको भूकंप क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। भूकंप क्या होता है ये समझ में आ गया था। तो साधारण सी भाषा में अगर हम कहते हैं कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है, तो ये एक इलास्टिक एनर्जी है, ये एक इलास्टिक एनर्जी है, ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा है, जो जहाँ से उत्पन्न होती है, जो जहाँ से इसका पृथ्वी के से उत्पन्न होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंतराल में, अंदर में, जो भी कहना चाहिए आप, जो भी आपकी कहने की इच्छा हो, अंदर में, वहाँ से उत्पन्न होती है। और ये चलकर वेव फ्रंट के रूप में चलकर, वेव फ्रंट के रूप में चलकर कहाँ तक आती है? सतह पर आती है, सतह पर आती है, ठीक है। और सतह पर जब ये आती है तो इसके वजह से डिस्टर्बेंस सतह पर क्रिएट होता है, सतह पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और यही घटना कहलाती है भूकंप। यही घटना क्या कहलाती है? भूकंप, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या? भूकंप, इसको हम कहते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और कि जो वेव्स ये जनरेट होती हैं किस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों जैसा आप ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो फोकस है, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ये हमारा भूकंप का केंद्र होता है, या मूल बिंदु भी कह सकते हैं इसको, इसीलिए मूल बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु भी कहा जाता है, या ठीक है, या भूकंप मूल भी कहते हैं, या इसको भूकंप मूल भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ से हमारा इस तरीके से ये हमारा भूकंप का केंद्र होता है। भूकंप मूल से मतलब हुआ, फोकस से मतलब हुआ कि ये हमारा भूकंप का केंद्र है, अर्थक्वेक का केंद्र है, ये हमारा सेंटर है। अक्सर बोला जाता है ना, अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ था, यहाँ था, वहाँ था, बातें होती हैं न्यूज़ में। आप जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है तो ये बातें बताई जाती हैं। तो ये अर्थक्वेक का हमारा सेंटर है, जहाँ से हमारी वेव्स प्रोपेगेट होना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो जब ये वेव देखिए आप प्रोपेगेट हो रही हैं तो हर दिशाओं में जाती हैं, चारों दिशाओं में जा रही होती हैं, ठीक। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचेगा, जहाँ पर ये पृथ्वी पर क्या होगा? सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये सबसे पृथ्वी पर पहले पहुँचे, तो ऑलमोस्ट ये इसकी जो सीध में होता है वही पॉइंट होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं इपीसेंटर, ठीक है। ये हमारा इपीसेंटर जो होता है, ये इपीसेंटर जो होता है, ये यहीं पर हमको सबसे पहले सतह पर भूकंप का एहसास होता है। भूकंप का एहसास सबसे पहले यहीं पर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले भूकंप की तरंगें पृथ्वी पर पड़ती हैं, सतह पर सबसे पहले यहीं पर पहुँचती हैं भूकंप की तरंगें ये, ठीक है। और जैसे आप बात जब हम करते हैं, यदि आप बात करें तो ये तरंगें तो हर दिशा में जा रही हैं ना, हर दिशा में जा रही हैं। तो अगर मान लीजिए ये आप पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी आप मान लीजिए, ये हमारा हो गया मान लीजिए क्या, हाइपोसेंटर या फोकस, जो भी कहना चाहिए आप कह लीजिए, ठीक है। ये आप हाइपोसेंटर या फोकस जो भी कहना चाहे कह ले। ये हमारा ऊपर में क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है इपीसेंटर। क्या हो जाता है? इपीसेंटर, ठीक है। तो इस इपीसेंटर के जस्ट अपोजिट में, जस्ट अपोजिट इस तरफ, जस्ट अपोजिट यहाँ वाला जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं एंटीपोड।
इसको एंटीपोड कहा जाता है। इसमें फिगर में दिख नहीं रहा है। मान लीजिए जब आप सर्कल ये पूरा करके पूरा एकदम से लास्ट में अर्थ एंड में चले जाएंगे, ग्लोब के या पृथ्वी के अंत में चले जाइए, तो आपको वहाँ पे जो इसका एपिसेंटर का जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा वो कहलाता है एंटीपोड। और यहाँ से यहाँ के तक में जो महसूस होने के समय का जो डिफरेंस होता है वो होता है 21 मिनट्स का। कितने मिनट्स का? 21 मिनट्स का। तो एपिसेंटर से एंटीपोड तक के बीच में जो भूकंप वेव होती हैं उनके पहुंचने का जो टाइम डिफरेंस होता है वो होता है 21 मिनट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हमने जान लिया, क्या हमने क्या क्या जान लिया कि आखिर भूकंप अर्थक्वेक है क्या, अर्थक्वेक है क्या, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने किस तरीके से ये उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से उत्पन्न होता है, हमने इसको भी जान लिया। और इससे रिलेटेड जो सेंटर्स हैं उनको भी हमने जान लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कॉजेज़ क्या हैं, आखिर वो कॉजेज़ क्या हैं जिसके कारण ये भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये कारण कौन कौन से हैं जो भूकंप के लिए भूकंप जिनके कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये एक तरह से है क्या, प्राकृतिक घटना, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानव जनित जो कारक होते हैं वो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं कारक बनते हैं, वो भी रीज़न बनते हैं। मानव के भी एक रीज़न बन जाता है कभी कभी अर्थक्वेक का। तो हम इनको दोनों को देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक हमारा होता है नेचुरल, एक हमारा है नेचुरल प्राकृतिक कारक, दूसरा हमारा होता है क्या, भौतिक कारक, मैन मेड कारक, दूसरा हमारा मैन मेड मानवकृत। ठीक है, तो देखिए अगर हम नेचुरल की बात जब हम करते हैं, किसकी, जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो इसमें एक तो हमने जैसे बात की थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट विवर्तनिकी की। तो जब प्लेट विवर्तनिकी की घटना होती है, प्लेट विवर्तनिकी की घटना होती है तो हम जानते हैं कि प्लेटों का मूवमेंट होता रहता है और उसकी वजह से जो प्लेटों का जब मूवमेंट होता रहता है तो अंदर वो जाती हैं, फिर वहाँ पे मैग्मा डिस्टर्बेंस होता है, प्लूम क्रिएशन होता है। तो इनकी वजह से जब भी ये प्लेट विवर्तनिक घटना जो है तो होती, तो ये जो हमारे संरक्षी प्लेट किनारे, संरक्षी, विनाशात्मक और संरचनात्मक तीनों प्लेट किनार, तीनों घटनाएं होती हैं, तीनों प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, तीनों घटनाएं बनती प्लेट विवर्तनिकी में। ठीक है, तो होता क्या है कि जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस, जहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, जहाँ पर ये हम प्लेट मार्जिन्स वगैरह जब हम देखेंगे, उसका टॉपिक लेंगे तो हम उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी इतना ही जानिए कि जहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होते हैं वहाँ पर इस भूकंप की घटना का हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और संरचनात्मक में देखिए जब ये प्लूम जैसे जब निकल रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहे होते हैं प्लूम, तो एक प्लेट में एक तरह से मटेरियल इकट्ठा हो रहा था तो वहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है, एक तरह से आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ पे प्लेटों का क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो वहाँ पर ये घटना ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, और दूसरा हमने जैसे कि हमने बात की, दूसरा प्लेट इससे क्या होता है, हमने जो इसका रीज़न होता है स्टेनोस्फीयर में यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ की कहीं पे अधिकता हो जाए तो प्लूम क्या होगा, प्लूम धक्का देकर ऊपर आने के लिए गतिशील करता है, प्लेट ऊपर आने का गतिशील करता है प्रत्यास्थ ऊर्जा को, तो इससे हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा जो भूसंतुलन की घटना होती है, जो भूसंतुलन की घटना होती है वो हमारा रीज़न करता है इसको। और कई बार उल्कापिंड जो होते हैं, कई बार जो उल्कापिंड होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इस भूकंप की घटना के लिए। जैसे चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा पर इन्हीं उल्कापिंडों के कारण भूकंप आता है। वहाँ पे अर्थ क्रस्ट वगैरह मेंटल वगैरह की घटना तो है नहीं, कुछ कहानी है नहीं, तो वहाँ पर इन्हीं जो उल्कापिंडों की वजह से क्या होता है, भूकंप की घटना देखने को मिलती है। यदि हम मैन मेड की बात करते हैं, तो क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं हमारी कहाँ फ्लो करती हैं, भ्रंश के किनारे फ्लो करती हैं, भ्रंश के सहारे फ्लो करती हैं, भ्रंश के सहारे फ्लो कर रही होती हैं। और हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जहाँ होगा वहीं पर ज़्यादा भूकंप का असर होता है, तो हम क्या करते हैं, नदियों पर रिजर्वायर वगैरह बना देते हैं, अक्सर रिजर्वायर वगैरह बना देते हैं, जिससे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है,
जिससे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। तो इस कारण से क्या होता है, भूकंप आ जाता है। जैसे कि अगर हम जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनकी जो बात करते हैं तो इन पर कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, कई इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, जैसे कोयना प्रोजेक्ट एक है, वहाँ पर 1967 में भूकंप भी देखने को मिला था, काफ़ी रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता भी 6 मापी गई थी। तो इस तरीके की घटना हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और कई बार जैसे जब पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है, उसकी ड्रिलिंग वगैरह करके निकालने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे वाटर इंजेक्शन करते हैं, तो वाटर इंजेक्शन कर रहे हैं तो भाई नीचे टेम्परेचर तो अधिक है ना भाई, तो स्टीम बनता है, स्टीम फॉर्मेशन होता है, स्टीम फॉर्मेशन से हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। हम न्यूक्लियर टेस्ट अक्सर करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होता रहता है, उनसे भी फ़र्क पड़ता है, न्यूक्लियर टेस्ट से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे कुछ कारण हैं जो नेचुरल और मैन मेड हैं, ठीक। तो इतनी बातें हमारी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही लाइक करते रहिएगा। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुछ और बातों की जो हमारी वेव्स जनरेट हो रही हैं उनके विषय में, ठीक है। तो दोस्तों, जो इसमें वेव जनरेट होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो 4 होती हैं, बट हम मेनली 3 कंसीडर करते हैं। P, S और L। P, S और L। P हो गया हमारा प्राथमिक, S हो गया हमारा सेकेंडरी, और L हो गया हमारा सरफेस या लव। अब लव क्यों कहते हैं भैया, इनकी खोज जो करने वाले थे ना, वो लव भाई साहब थे। इसकी खोज करने वाले HD लव भाई साहब थे, इसलिए उनके नाम पे इसको लव वेव भी कह देते हैं। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी इस लव से प्रभावित है। तो देखेंगे अभी आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस P, S और L की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। देखिए, जब हम एक चैप्टर कर रहे थे इंटीरियर ऑफ अर्थ तो हमने कहा था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमको सिस्मोलॉजी, भूकंप तरंगों के माध्यम से ही हमको पता चल पाता है, क्योंकि ये तरंगे ही अंदर तक जाती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों में इनका इस तरह से मूवमेंट होता है कि हमको पता चल जाता है कि हाँ, अंदर किस तरह की गतिविधि है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन तरंगों का अध्ययन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम जैसे ये P वेव की हम बात करते हैं, अगर हम इस प्राइमरी वेव की बात करते हैं, P वेव की बात करते हैं, प्राथमिक तरंग की बात करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक उच्च होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अक्सर कहा जाता है जो लोग बहुत तेज़ होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना कि बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है, तो वैसे ही ये भी है, बहुत तेज़ है। इसकी स्पीड भी बहुत होती है, इसीलिए बहुत होती है, ठीक है। और ये आपके जो तीनों माध्यम हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में इसका मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है। और मीडियम आप फ्रीक्वेंसी इससे इसकी कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। आप एल वेव की तरफ जाएंगे सबसे लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा वेवलेंथ उसी हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका सबसे कम रहता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये बीच का रहेगा, ये भाई साहब बीच वाले रहेंगे, ठीक है। और ये जस्ट रिवर्स इसका कर दे, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी हो गई और यहाँ पर हाई वेवलेंथ हो जाती है, ठीक है। और एस वेव की एक खासियत है कि ये लिक्विड में मूव नहीं कर पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है अगर हम कंपेयर करें तो पी वेव से 40% कम तक होती है, पी वेव से 40% लेस होती है पी से, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर जैसे हम फिगर में भी देखना चाहें तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ये हमारी एल वेव होती है, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, दिखाया गया है सब कुछ, ठीक। यहाँ पर भी देखिए एस वेव में भी, और इस तरीके से जो हमारी पी वेव होती हैं ये मूव जो करती हैं ये ऑलमोस्ट ध्वनि की तरह से मूव करती हैं, ध्वनि तरंगों की
तरह से ये मूव करती हैं। और ये जो हमारी जैसे हमारा पी वेव में क्या होता है, जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं उनमें किस तरीके से होता है, एक तरह से अनुदैर्ध्य तरंग की भांति मूव करती है ना। जो पी वेव होती हैं ये हमारा इनमें क्या होता है, जो प्रोपेगेशन होता है, संचरण हो रहा होता है, प्रोपेगेशन या संचरण जो भी कह लीजिए, और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में रहता है, एक ही दिशा में रहता है, सेम डायरेक्शन में रहता है पी वेव में। ये अनुदैर्ध्य तरंगें हमारी होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है। और वहीं पे जब हम एस वेव की बात करते हैं, ठीक है, ये जब हम एस वेव की हम बात करते हैं तो इनमें ये जो प्रोपेगेशन और पार्टिकल मूवमेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एस में क्या होता है, प्रोपेगेशन और जो हमारा पार्टिकल मूवमेंट है इनका जो होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक। और अगर हम बात करते हैं एल की, तो ये एल हमारे में क्या रहता है, ये सरफेस पे पूरा चलते हैं, ये हमारा सरफेस पे चलते हैं एल वेव। और ये ठोस तरल गैस तीनों में चल लेते हैं, ये भी तीनों में चल लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब क्या हैं, एस वाले, ये लिक्विड में नहीं चल पाते हैं। और जैसे देखिए इनका वेवलेंथ यहाँ से डिनोट किया गया है ना, इनका वेवलेंथ डिनोट किया गया ना, इसी को अगर हम थोड़ा सा अगर हम एक और फिगर में देखना चाहें तो ये देखिए, ये हमारा पी वेव देख रहे हैं, यहाँ पर कितने जल्दी जल्दी वेवलेंथ आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, फ्रीक्वेंसी पी वेव की कितनी हाई है। और वहीं पे अगर हम एस की बात करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, बट अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इनका फ्रीक्वेंसी आप देखिए सब काफ़ी कम हो गई है, वेवलेंथ बढ़ गए हैं, इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। इनका फ्रीक्वेंसी इस तरह से क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी इनकी कम हो गई है और वेवलेंथ भी इनका बढ़ गया है, तो इस तरीके से इनमें वेरिएशन होता रहता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली किसकी, पी, एस और एल। ये हमारी एल वेव हो गई, सरफेस वेव्स या लव वेव्स जो भी कह लीजिए, ये हमारी प्राइमरी वेव्स हो गई, हमारी सेकेंडरी वेव्स हो गई। तो इस तरीके से इनमें मूवमेंट होता रहता है। तो अब ये इतनी बातें तो हमारी हो गई कि किस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने जान लिया अब क्या क्या, कि क्या होता है, क्या है, कैसे है, ठीक है, और वेव्स क्या हैं, अब इतनी बातें हमने जान ली। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, ठीक है, और वो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो हमारा मूवमेंट होता है पी एस एल का वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। देखिए ये एक हमारा पी एस वेव जो हमारी है उसके मूवमेंट को हम शो करता है ये। ठीक। तो देखिए ये हमारा जैसे यहाँ से आप देख लीजिए ईपी सेंटर जो हमारा, जहाँ से हमारा मूल बिंदु है, वहाँ जहाँ से जनरेट होना शुरू हुई। ठीक। यहाँ से मान लीजिए हमारा जनरेट होना चालू हुआ भूकंपी तरंगे या वेव जनरेट होना शुरू हुई यहाँ से। ठीक है, शुरू। तो जब यहाँ से शुरू होती हैं तो हमारी पी, एस और एल तीनों वेव जो होती हैं हमारी, तीनों जो होती हैं ये प्रोपेगेट करना शुरू कर देती हैं, तीनों प्रोपेगेट करना शुरू कर देती हैं। तो जो हमारी पी वेव्स हैं, इस कोर में, कोर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से सिर्फ यही आ पाती हैं, यहाँ से सिर्फ यही आ पाती हैं, प्राइमरी वेव ही जस्ट अपोजिट पॉइंट में सीधे आ पाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो प्राइमरी वेव है ये जो 142 डिग्री लिखा है, कहीं कहीं ये 143 डिग्री से 143 डिग्री रहता है, और ये जो 103 लिखा है ये कहीं कहीं 102 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 102 रहता है। ठीक। तो हमारा जो पी वेव है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये डिविएशन हो रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मीडियम बदल गया और हमने एक गटनबर्ग और मोह असंबद्धता की बात की थी ना, कोर और मेंटल के बीच में हमने गटनबर्ग असंबद्धता की बात की थी, और मीडियम वगैरह डेंसिटी वगैरह में परिवर्तन होता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन आप देख रहे हैं वेव्स के मूवमेंट का चेंज होता है। ठीक। तो इस तरीके से इनका वो मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। और ये वाला जो रीजन होता है ये जिसको पी शैडो जोन कहा गया है, यहाँ पर 102 से 104 तक अगर हम कहें
102 से 104, या जैसा इसमें लिखा हुआ है कि 103 से 142 कहें, तो इस रीजन में हमारा ये वेव जो पहुंचती है पी वेव, इसको हमारा सिस्मोग्राफ नोट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर नो डायरेक्ट पी वेव्स इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे पी वेव सीधे नहीं पहुँच पाती है। और इसका रीज़न यही जो हमारा यहाँ पर जस्ट जो हमारा मोहस असंबद्धता, जो हमारा गुटनबर्ग असंबद्धता है, उसका कारण है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वगैरह में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर डेंसिटी वगैरह में डिफरेंस आ जाता है, स्पीड में वेरिएशन हो जाता है। स्पीड और डेंसिटी वगैरह में वेरिएशन से क्या होता है कि ये वेव्स झुक जाती हैं, वेव टिल्ट हो जाती हैं, पी वेव, और ये यहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये हमारा एक तरह से पी लेस जोन बन जाता है। क्या बन जाता है? पी लेस जोन बन जाता है, पी लेस जोन बन जाता है। इसको शैडो जोन भी कहते हैं, इसको शैडो जोन भी कहते हैं। यहाँ पर हमको ना एस वेव देखने को मिलती है, ना पी वेव देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पे हमको सारी पूरी पी वेव हमको देखने को मिल रही है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं एस वेव की, एस वेव की अगर हम बात करते हैं, तो एस वेव जो है ये पृथ्वी को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, पृथ्वी को क्या होता है, पृथ्वी के कोर को पार नहीं कर पाती है। तो कोर को अगर नहीं पार कर पा रही तो हमको इस रीजन में ये देखने को नहीं मिलती है। यहाँ से यहाँ तक वाला जो रीजन है, ये वाला, यहाँ पर ये हमको देखने को नहीं मिलती है। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि इसी कारण से हमको पता चल जाता है कि एस वेव जो है वो लिक्विड में नहीं होता है, क्योंकि जब हम याद करिए, जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने देखा था, तो हमने मेंटल, कोर, क्रस्ट तीनों का देखा था, कहाँ पे लिक्विड पाया जा रहा है, कहाँ पे सॉलिड पाया जा रहा है, कहाँ रिजिड है। और इस एस वेव जब यहाँ पे नहीं जा पा रही है, तब उसी से हमको पता चल जाता है कि ये एस वेव जो है लिक्विड में मूव नहीं कर पा रही है। और एल वेव की अगर हम बात करें, एल वेव की अगर हम बात करते हैं, तो ये एल वेव जो होता है पूरे सरफेस पर चलता है। जैसे प्यार का कोई बंधन नहीं होता है, हर जगह जा सकता है, तो वैसे ही एल वेव क्या है, ये आपके पूरे सरफेस पर कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी विचरण करता है। ठीक है, और इसको आप अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सरफेस पे कहीं भी विचरण करेगा, कोई नहीं रोक सकता। प्यार अंधा है भाई, कोई आएगा उसको धक्का मार के निकल जाएगा। और अंधा होने से प्यार क्या होता है, बहुत खतरनाक भी होता है, खतरनाक भी होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। अगर बात करें कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, तो यही प्यार, यही लव वेव जो है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, और तो इस तरीके से पी एस एल की हम बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा पी एस एल के विषय में, पी वेव हमारा कोर को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और 142 से 102 या 143 से 102 हम अगर हम कहें, तो ये हमारा शैडो जोन हो जाता है, शैडो जोन हो जाता है। और वहीं पे अगर हम एस वेव की बात करते हैं, तो हमारा कोर क्रॉस नहीं कर पाता, कोर क्रॉस नहीं कर पाता, लिक्विड में नहीं जा पाता। ये तो हमारे तीनों में चले जाते हैं। और उसके बाद में अगर हम एल वेव की बात करते हैं, तो सरफेस पे पूरा राउंड मार लेता है, सरफेस पे पूरा राउंड मार लेता है। ठीक है, और इसको डिस्टर्बेंस भी खूब क्रिएट करता है। ये हमारा ये कहानी हो गई। ठीक, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अक्सर जब आप भूकंप की घटना सुनते होंगे, तो क्या बताया जाता है, सुनने को मिलता है ना कि भूकंप का केंद्र यहाँ था, भूकंप का केंद्र वहाँ था। ठीक है, भूकंप केंद्र के बारे में आपको बताया जाता है ना, इसकी तीव्रता इतनी थी, इसकी तीव्रता इतनी थी, भूकंप का केंद्र यहाँ था। तो ये कैसे बताया जाता है, ये कैसे बताया जाता है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का केंद्र पता करने के लिए सिस्मोग्राफ का केंद्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पे भूकंप आ गया, तो यहाँ पे अगर कोई सिस्मोग्राफ रहा, तब तो वो तो खुद ही नष्ट हो जाएगा, तो आपको बताएगा क्या वो? तो आपको वो बताएगा क्या, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कहानी रहती है, अलग अलग स्थानों पर सिस्मोग्राफ स्टेशंस होते हैं, अलग अलग स्थानों पर सिस्मोग्राफ स्टेशंस होते हैं। और इन सिस्मोग्राफ स्टेशन को एट अ टाइम कहीं का अगर हमको भूकंप केंद्र पता करना है, तो हम 3 स्टेशंस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, 3 स्टेशंस को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं,
मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके नीचे कहीं पे हमारा एपिसेंटर, ये हमारा भूकंप केंद्र है, ठीक है। यहाँ ये आपका एपिसेंटर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। जहाँ पे आप खड़े हुए वहीं से हमारा भूकंप केंद्र हो रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमारा वेव जनरेट होती हैं, जब हमारी वेव जनरेट होती है तो वो तो हर डायरेक्शन में मूव करती है ना, वेव फ्रंट्स तो हर डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये चैनल पे भी जाएंगे, जो हमारे स्टेशन है वहाँ पर भी तो जाएंगे। जो हमारे भूकंप तरंगे हैं, भूकंपी तरंगे हैं, इस जो हमारे सिस्मोग्राफिक स्टेशंस हैं वहाँ पर भी तो जाएंगे, स्टेशन पर भी ये तरंगे जाएंगी। तो जब ये तरंगे जाएंगी, मान लीजिए ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है। मान लीजिए हम इसको 1 नंबर दे दिए, ये 2 नंबर दे दिए, ये 3 नंबर दे दिए। अब बताइए, अगर हम पी वेव और एस वेव की हम बात करते हैं, पी और एस वेव की बात करते हैं, यही तो चल रही भाई ना, तो अंदर में, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँची तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुँचेगी। ये केवल 1 को हम लेते हैं, 2 3 तो ऐसे रहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुँचेंगी, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम पर अगर पी भी पहुँचेगी, पर्टिकुलर टाइम पर एस भी पहुँचेगी। और इनकी स्पीड के बारे में हमको पता है, इनकी स्पीड गति हम जानते हैं, इनकी स्पीड हमको मालूम है कि किस गति से मूव करती हैं। तो भाई आपको अगर टाइम मिल गया, ये टाइम मिल गया और स्पीड मिल गई, तो आप डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे ना मैथमेटिकली। चाल बराबर दूरी बटा समय क्या होता है, ठीक है। तो टाइम और स्पीड मिल गया तो हम यहाँ से डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। बताइए, निकाल लेंगे ना, मीटर पर सेकंड है। यहाँ से आपको डिस्टेंस ये मिल गई मीटर। अब डिस्टेंस आप जब मिल गई तो इस चैनल पर चले जाइए और एक ले लीजिए गोला प्रकार और बना दीजिए सर्कल या चाप, जो भी आर्क, जो भी कह लें। ऐसे ही 2 से बनाइए, ऐसे ही 3 से बनाइए, क्योंकि वेव तो वहाँ भी गई है। तो जब हम बनाते हैं इनको, जब हम इनको बनाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से हमको एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। ये जो हमारा कॉमन पॉइंट मिलता है, यही हमारी कहानी होती है। यहीं पे हमको ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर हमारा यही पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो हमारा अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, ये हमारा यही कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अर्थक्वेक के एपिसेंटर के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। अर्थक्वेक के एपिसेंटर के बारे में हम इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब अगली कहानी जो आती है वो क्या आती है, वो आती है स्केल की। तो अब तक टाइम पे इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, अब तक इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। पहले एक रसिट और फेरोल का स्केल था, रसिट और फेरोल का स्केल था, और उनके स्केल में जो था वो 0 से 12 तक का माना जाता था, वो 0 से 12 तक का था, ठीक है। इस स्केल का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव। स्केल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। तो पहले किसका था, रॉसिट और फेरोल का, रॉसिट और फेरोल का था, ठीक है। उसके बाद मर्कौली का स्केल आया, मर्कौली स्केल आया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 0 to 11 का किया, इनका अपना स्केल इन्होंने दिया, ठीक है। फिर लेटेस्ट में जो अभी स्केल चलता है वो रिक्टर स्केल चलता है। आप जानते हैं रिक्टर पैमाने पर अक्सर आपको देखने सुनने को मिलता है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता इतनी है, तो ये रिक्टर स्केल है जिसमें नॉर्मली 0 से 8 तक का होता है। वो माना जाता है कि चलो तब भी ठीक है, बट अगर 8 के ऊपर हो गए, 8 एंड अबव, तब तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है। नॉर्मल 6-7 तक के भूकंप अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। रिक्टर स्केल पर 6 से 7 तक की भूकंप की तीव्रता की देखने को नोट की गई, इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी सारी कहानी हो जाती है किसकी। अब तक हमने भूकंप में क्या क्या देखा, क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि PSL वेव्स किस तरह से मूव करती हैं, ये भी हमने देख लिया, और इनकी कुछ सर्टेन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको भी हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने देखा। और उसके बाद में हमको एपिसेंटर का हम मेज़र कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। एपिसेंटर का मेज़र कैसे करते हैं
वो भी हमने देख लिया, और स्केल क्या है वो हमने देख लिया। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आप इस चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, अपने जानने वालों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, और इस चैनल को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट के विषय में पूरी डिटेल से दिया जाए, और हर एक सब्जेक्ट चाहे आप देख रहे होंगे, आप अगर आप अभी आ रहे हैं इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप देखिए, हर एक सब्जेक्ट के विषय में आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जा रही है यहाँ पर, जिससे आप रनिंग नोट्स बना सके इस तरीके से। अगर आपका एक बार में कुछ छूट जाता है तो आप सेकेंड टाइम में प्रयास करिए, उसको फिर से वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छुपाया जा रहा है या कम बताया जा रहा है। जितनी चीज़ें एक बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताई जाती हैं, हर एक चीज़ को आपको बता दिया जा रहा है। बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हैं। बस उसको फॉरवर्ड मत करिए, एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से वीडियो चल रहा है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आप पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही पसंद करते रहिए, थैंक यू। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बातें करेंगे। आज इतने पे रुकते हैं, फिर से अगेन थैंक यू।